जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नए वीडियो लेकर और नए ऊर्जा के साथ। सर्वप्रथम आप लोग को नवरात्रि की पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। विषय हम लोग का था उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के पूर्व के जो प्रश्न पत्र हैं उसका व्याख्या हम लोग कर रहे थे और उसमें विधि प्रश्न पत्र तिथि का हम लोग चर्चा कर रहे थे। गतांक से आगे का हम लोग आज चर्चा करेंगे। विषय पे आने से पहले मेरा निवेदन है कि यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और शेयर भी करें। आइए विषय पर चलते हैं। हम गतांक से आगे का हम लोग चर्चा कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 7 का बी ये है, नगर पालिका के कौन कौन से कार्य हैं जिनका निष्पादन नगर पालिका के अध्यक्ष को अवश्य करने चाहिए। तो इसके लिए धारा 50 और 51 रिलेवेंट सेक्शन है नगर पालिका अधिनियम का, जो ये बताता है कि एक अध्यक्ष का अनिवार्य कार्य क्या है और अतिरिक्त कर्तव्य क्या है। तो वो करना ही करना है, जो अनिवार्य कर्तव्य है उसको तो इनको करना ही है और अतिरिक्त कर्तव्य को भी ये करेंगे, लेकिन उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि करें, लेकिन ये जो अनिवार्य कार्य है कर्तव्य है उसको करना है। वो धारा 50 में दिया गया। इसको हम गिना देते हैं चूँकि ये रटने वाला विषय है और इस पर हमने चूँकि वीडियो नहीं बनाया है इसलिए इसको हम पढ़ देते हैं। और इसमें जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसका हमने वीडियो बना दिया है, अपने प्लेलिस्ट पे क्रिएट कर दिया है, उसका हम वर्णन नहीं करेंगे। आप तो उस वीडियो को देख लीजिएगा क्योंकि हमने बृहद स्तर पे उसका वर्णन किया है। अब आइए इसका आंसर देखते हैं। धारा 50 क्या कह रहा है कि धारा 50 के अंतर्गत नगर पालिका अध्यक्ष को निम्नलिखित कर्तव्य निर्वहन करने के बारे में अनिवार्य बताया गया है, जो धारा 53 एवं धारा 58A के उपबंधों के अधीन है। अब जो 53 और 58A में है वो रिस्ट्रिक्शन है और उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। अब ये कह रहा है कि क्या अनिवार्य कर्तव्य है, तो कह रहा है पहला कि धारा 70, 74, 75 और 76 के प्रंतुकों द्वारा अध्यक्ष में निहित नगर पालिका सेवकों को नियुक्त करने, दंड देने या पदच्युत करने की शक्ति, ये इसके अनिवार्य कर्तव्य में आते हैं। दूसरा कह रहा है कि अस्थायी वरिष्ठ कर्मचारी वर्ग को नियुक्त करने तथा पदच्युत करने का कर्तव्य। तीसरा कह रहा है अस्थायी अवर कर्मचारी वर्ग को नियुक्त करने का कर्तव्य। चौथा कह रहा है कि अस्थायी अपर कर्मचारी वर्ग को दंड देने तथा उन्हें पदच्युत करने का कर्तव्य। पांचवा, नगर पालिका के सेवकों की सेवा, स्थानांतरण, अवकाश, वेतन, विशेषाधिकार और भत्तों के संबंध में उत्पन्न प्रश्नों की अवधारणा करने का कर्तव्य। छठवां कह रहा है नगर पालिका के समस्त अधिकारियों और निर्माण कार्य का सामान्य पर्यवेक्षण करना। सातवां कह रहा है कि विहित प्राधिकारी के समक्ष विवरण पत्र, लेख, रिपोर्ट या दस्तावेज की प्रतिलिपि प्रस्तुत करने का कर्तव्य। आठवां कह रहा है कि अनुसूची 1 के स्तंभ बी द्वारा निर्दिष्ट शक्ति एवं कर्तव्य जो धारा 112 में अध्यक्ष को प्रतिनिहित किए गए हैं। और 9वां कह रहा है कि निम्नलिखित को छोड़कर अन्य सभी कर्तव्य, यानी कि धारा 60 में जो कार्यपालक अधिकारी में निहित है या दूसरा अनुसूची 1 के स्तंभ 2 में निहित कर्तव्य या धारा 112 में नगर पालिका के प्रतिनिहित कर्तव्य, इसको छोड़ करके बाकी के जो अन्य कर्तव्य है उसको भी अनिवार्य कर्तव्य के श्रेणी में रखा है। तो इस प्रकार से ये जो 9 कर्तव्य दिए गए हैं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है इसका। आप एक तो कॉमन सेंस से देख सकते हैं कि जितने भी कर्मचारी हैं और उसके जो सेवक हैं उनका पद पे नियुक्त करना, उनको पदच्युत करना और दंड देना, उनको वेतन निर्धारित करना, ये सब कार्य इनके अनिवार्य कर्तव्य में आते हैं। उसके बाद से बाकी के और सभी जैसे लेख रिपोर्ट देना और उसको आगे प्रस्तुत करना, ये सभी इनके जो है अनिवार्य कर्तव्य में आते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, इसको 2 बार 4 बार पढ़ेंगे आप लोग तो इसका आंसर रट लेंगे। हो सकता है कि क्वेश्चन रिपीट भी करे तो इसको बिना रटे आप लोग लिख नहीं पाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये कह रहा है कि क्या क्या कर हैं जिसे नगर पालिका बोर्ड लागू कर सकता है, कर लागू करने के लिए किस प्रक्रिया का अनुपालन करना होता है। उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 के सुसंगत प्रावधानों के संदर्भ में उत्तर दें। चूँकि इस विषय पर हमने 2 वीडियो बहुत अच्छा बनाया है, एक में कि किन किन बातों का किन किन माने विषयों पर कर अधिरोपित करने की नगर पालिका की शक्ति है, तो 128 से लेकर के 130 तक में वर्णन है और उसकी प्रक्रिया जो है 131 से लेकर के 135 में वर्णन है।
तो उसका हमने एक बृहद वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जा कर के इसी यूट्यूब चैनल पर उसको आप वीडियो देख लीजिएगा। धारा 128 से लेकर के 135, 36, 37 तक का हमने वीडियो बनाया है और आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से वो बात समझ में भी आएगी। अब इसमें वही बात लिखा गया है यहाँ पे भी, तो प्रक्रिया का थोड़ा बहुत चर्चा कर दे रहे हैं। बाकी किन किन मामलों पर बनाया जाएगा 128 से 131 में वर्णन किया गया, उसको आपको देखिएगा। और ऐसा है कि इसकी प्रक्रिया बहुत ही सिंपल और सही तरीके से 131 में बताया गया कि नगर पालिका यदि चाहती है तो उसका प्रपोजल रखेगी और प्रपोजल आम जनता के लिए प्रपोजल रखा जाएगा कि उस पर जो भी आपत्ति हो या सजेशन हो वो दे। फिर उसके 132 में कहा गया है कि उस प्रपोजल के आ जाने के बाद उपांतरित सहित जो है उसको विहित प्राधिकारी को या राज्य सरकार को भेज दिया जाएगा। राज्य सरकार चाहे तो उसको एक्सेप्ट कर सकती है या वापस कर सकती है। अगर वो एक्सेप्ट कर लेती है तो उस पर फिर नियम बनाएगी और नियम बना करके फिर नगर पालिका को भेजा जाएगा। और नगर पालिका इस समय जब उसको राज्य सरकार द्वारा भेजा जाएगा तब उसको विशेष संकल्प द्वारा उसको पारित करेगी और विशेष संकल्प द्वारा पारित करके फिर विहित अधिकारी के माध्यम से राज्य सरकार को भेजा जाएगा और वो है एक डेट नियत करेगी विहित प्राधिकारी के माध्यम से और उस डेट को इन्फोर्स कर दिया जाएगा और तब से ये कर अधिरोपित हो जाएगा। और ये इस तरीके की प्रक्रिया है। तो बहुत सामान्य प्रक्रिया है, बस सेक्शन आपको याद करने हैं और उसमें कंटेंट्स जो है कोई बहुत ऐसा नहीं कि नहीं याद होगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर दिया जा सकता है 128 से लेकर के 131 तक में 137 तक जो वर्णन है उसका कर सकते हैं। अब इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 के अंतर्गत उपकर क्या है? कौन अधिभार के मूल्य को निर्धारित कर सकता है? अधिभार निर्धारित करने की प्रक्रिया का वर्णन करें। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के संदर्भ में उत्तर दें। तो अब चूंकि इस विषय पे हमने वीडियो नहीं बनाया है, इसका वर्णन हम कर दे रहे हैं यहाँ। ये धारा 27 से रिलेट करता है, धारा 27 में अधिभार से संबंधित है और किन मामलों में अधिभार लगाया जाएगा उसका वर्णन किया गया है। तो ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 में अधिभार के संबंध में प्रावधान किया गया है। धारा 27 अधिभार के संदर्भ में निम्नलिखित ढंग से प्रावधान करती है। अब ये भी आप जब देखेंगे ना, मैं इसलिए व्याख्या उस तरीके से नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ व्याख्या करने वाली बात ही नहीं है। वो सीधे सीधे ये है कि इन लोग के ऊपर एलिगेशन लगाया गया है, उस एलिगेशन का जो है जो ये दुरुपयोग किए हैं उसका जो है राजस्व की वसूली के माध्यम से जो है जैसे जिस प्रकार से वो राजस्व की वसूली होती है उस तरीके से कलेक्टर के द्वारा इसका वसूली किया जाएगा। तो वही सब चीज़ें हैं। अब इसको पूरा लिखा गया है, इसमें हम बोल देना है। अब ये कह रहा है क्लास नंबर 1 कि प्रत्येक ग्राम पंचायत का प्रधान या उप प्रधान इस अधिनियम के अधीन संगठित ग्राम पंचायत या संयुक्त समिति या अन्य समिति का प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक न्याय पंचायत का सरपंच, सहायक सरपंच या पंच यथास्थिति ग्राम पंचायत या न्याय पंचायत के अब इतने जो लोग हैं इनके बारे में गिना दिया। इसके बाद कह रहा है कि धन या संपत्ति को हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन के लिए अधिभार का देनदार होगा। मतलब ये जितने लोग हैं, चाहे वो अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो या ग्राम पंचायत का प्रधान हो या जो है सरपंच हो या ज्वाइंट कमेटी हो या कमेटी हो, उसके जो अध्यक्ष हैं, तो ये सारे लोग यदि किसी प्रकार का दुरुपयोग करते हैं या उसका दुर्व्यय करते हैं या कोई संपत्ति का हानि करते हैं जो ग्राम पंचायत का है तो उसके लिए देनदार होंगे। अब ये कह रहा है कि यदि ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन उसके ऐसा उप प्रधान या सदस्य या प्रधान, सरपंच या सहायक सरपंच या पंच रहने की अवधि में उसकी उपेक्षा या औचार के प्रत्यक्ष परिणाम स्वरूप हुआ है। यानी कि इन लोगों के किसी प्रत्यक्ष जो है परिणाम स्वरूप हुआ औचार के, तो इनके लिए ये लायबल होंगे। अब उसका धारा 2 कह रहा है कि नियत प्राधिकारी उस प्रक्रिया के अनुसार जो नियत की जाए अधिभार की धनराशि निश्चित करेगा और कलेक्टर को इस धनराशि का प्रमाण पत्र भेजेगा जो यह समाधान हो जाने पर कि धनराशि देय है उसे भू राजस्व के बकाया की राशि वसूल कर सकेगा। मतलब ये जो कुछ भी देनदारी है नियत प्राधिकारी जो है इसकी एक लिस्ट बनाएगा और उस तरीके से असेसमेंट करके कलेक्टर को भेज दिया जाएगा और कलेक्टर के द्वारा इसकी वसूली होगी। तीसरा कह रहा है कि अधिभार की धनराशि नियत करने के नियत प्राधिकारी के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश से 30 दिन के भीतर राज्य सरकार या ऐसे अपील प्राधिकारी को जो नियत किया जाए आदेश के विरुद्ध अपील कर सकता है। यानी कि
जिसको लगता है कि नहीं हमारे साथ गलत नियत पर अधिकारी द्वारा एलिगेशन लगाया गया है तो 30 दिन के भीतर राज्य सरकार को अपील कर सकता है, या कोई ऐसा विहित किया गया हो अथॉरिटी उसके पास कर सकता है। तो अमूमन जिला न्यायाधीश के यहाँ किया जाता है और उनके न अथॉरिटी होने पर राज्य सरकार को किया जाएगा। अब 4 कह रहा है इसका कि जहां उपधारा 2 में विनिर्दिष्ट अधिभार नियत करने और उसे वसूल करने की कार्रवाई न की जाए वहां राज्य सरकार देनदार व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुर्योजन के प्रतिकर के लिए वाद संसित कर सकती है। यानी कि अब यहाँ डायरेक्ट राज्य सरकार को भी दे रहा है कि वहाँ तो नियत प्राधिकारी थे एक में, और यहाँ क्या आ रहा है चौथे में कि अगर जो वो नहीं करते हैं, चूक करते हैं, तो फिर राज्य सरकार डायरेक्ट इन लोगों के खिलाफ इसका जो है वाद संस्थित करने के लिए, अब वाद संस्थित कलेक्टर के माध्यम से होता है, जब भी राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा तो इसको कर सकती है। तो इस प्रकार से इसका आंसर पूर्ण होता है। धारा 27 का वर्णन कर देंगे। तो अब देखिए क्वेश्चन 10A कह रहा है कि गांव के प्रधान को हटाने के कौन कौन से आधार हैं? क्या शिकायत परिवाद होने पर प्रधान को उसकी शक्ति के प्रयोग से प्रतिबंधित किया जा सकता है? यदि उत्तर हाँ है तो किस प्रक्रिया का पालन उपरोक्त संदर्भ में करना होता है? उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 और उसके अंतर्गत बने नियमों के अंतर्गत सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत करें। क्वेश्चन इसका बहुत लंबा होता है और यही कारण है कि क्वेश्चन का आंसर देने में लोग भ्रमित हो जाते हैं। ये धारा 95 का जो 1G है उसको रिलेट करके उसमें जो 6 ग्राउंड दिए गए हैं किस तरीके से हटाया जा सकता है एक ग्राम प्रधान के रूप में कोई व्यक्ति है या किसी सदस्य को, तो उसमें ग्राउंड दिए गए हैं, उसका भी हमने वीडियो बनाया है, देख लीजिएगा। हालांकि थोड़ा सा वर्णन मैं कर दे रहा हूँ। इसमें जो 6 ग्राउंड है ये कह रहा है कि पहला कि बिना उचित कारण के 3 लगातार बैठकों से अनुपस्थित रहा है। दूसरा कह रहा है कि कार्य करने से इनकार करना या कार्य करने से असमर्थ हो गया है, या शक्ति का दुरुपयोग का या कर्तव्य के पालन से निरंतर विफलता या लोकहित में अवांछनीय हो गया है ऐसा। और चौथा कह रहा है कि धारा 11 या धारा 11(5) के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य होने की मिथ्या घोषणा के आधार पर आरक्षण का अनुसूचित लाभ लिया है। यानी कि कोई अनुसूचित जाति का हो या जैसे यानी कि आरक्षित सीट पर अपने आप को डिक्लेयर करके कि मैं खुद आरक्षित वर्ग का हूँ और उसने सीट पे चुनाव लड़ा और जीत गया है, तो उसको भी हटाया जा सकता है। 5वां कह रहा है कि सरपंच या सहायक सरपंच का राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेना, यानी कि जो पंच या सरपंच चुने गए हैं वो सक्रिय रूप से भाग लेने लग रहे हैं तो वो वहाँ पे फिर हटा दिया जाएगा उनको। 6वां कह रहा है इसका आखिरी की धारा 5A के अंतर्गत किसी निरोगिता के अधीन हो गया है, यानी कि जो 5A में डिसेबिलिटी की बात आ रही है धारा 5A में, वह कोई भी ग्रहण कर ले रहा है तो उस आधार पर भी राज्य सरकार उसको हटा सकती है। और इसका प्रोविजो कह रहा है कि जब भी हटाया जाएगा तो इनको सूचना दी जाएगी। और एक बात और इसमें कह रहा है कि जो ही सूचना दी जाएगी और इनके खिलाफ जो जांच किया जाएगा तो जब तक जांच चलता रहेगा तब तक वो सारे पावर सीज कर दिए जाएंगे, और यदि जांच में सत्य पाया गया है तो फिर इनको हटा दिया जाएगा, और नहीं भी सत्य पाया जाता है तो जितने दिन तक जांच चलता है उतने दिन तक इनके पावर को सीज कर दिया जाएगा और इनके जगह पे जो नियत प्राधिकारी होंगे वो कार्य करेंगे। तो इस प्रकार से इसका आंसर दिया जा सकता है। चाहे तो इसमें जो केस ला है विवेकानंद यादव बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2010 का मामला है, वो भी यही बात कहा गया इसमें भी जो बैरक में लिखा है, या कादरी बेगम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का मामला है, इसको भी आप दे सकते हैं। तो इन 2 केसों का वर्णन करके इस क्वेश्चन का आंसर पूर्ण कर सकते हैं। अब इसके बाद से 10वां B क्वेश्चन है इसका, क्या ग्राम पंचायत किसी कर की उगाही कर सकती है? उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 के संदर्भ में सुसंगत प्रावधानों का वर्णन करें। इस पर हमने वीडियो नहीं बनाया है तो इसका हम एक लाइन वर्णन कर दे रहे हैं। तो ये धारा 37 को रिलेट करके ये क्वेश्चन है। धारा 37 में कर लगाने की बात कही गई है ग्राम पंचायत को, और किन किन विषयों पर लगा सकती है और कितने तक का लगा सकती है ये बात कही गई है। तो ये भी टेक्निकल है थोड़ा सा, लेकिन अगर जो ध्यान से पढ़ेंगे तो ये भी दिमाग में बात बैठ जाएगा। अब ये कह रहा है कि ये उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन व भूमि सुधार अधिनियम 1950 के प्रवर्तन के पश्चात मध्यवर्तियों के अधिकार आगम अर्जित कर लिए जाने के पश्चात उसके लिए देय या देय समझे जाने वाली भू राजस्व की धनराशि पर प्रति रुपया कम से कम 25 पैसे किंतु 50 पैसे से अनधिक, यानी कि 25 से 50 पैसे तक का इस पर कर लगाया जा सकता है। B कह रहा है कि अन्य स्थिति में देय भू राजस्व की धनराशि पर प्रति रुपया कम से कम 25 पैसे किंतु 50 पैसे से अनधिक, ये भी वही बात कह रहा है। C कह रहा है कि प्रेक्षागृह, चलचित्र या मनोरंजन का कोई अन्य कार्य जो अस्थायी रूप में ग्राम पंचायत के क्षेत्र में आया हुआ हो पर 5 रुपया प्रतिदिन से अनधिक का कर लगाया जा सकता है।
बी कह रहा है कि ग्राम पंचायत क्षेत्र में रखे हुए किराए पर चलने वाले यंत्र चालित वाहनों से भिन्न वाहनों तथा पशुओं पर उसमें स्वामियों द्वारा देय कर लगा सकती है, जो निम्नलिखित दर से होगा। पहला है, पशुओं के संबंध में प्रति पशु 3 रुपये वार्षिक से अनधिक होगा। दूसरा है, वाहनों के संबंध में प्रति वाहन 6 रुपये वार्षिक से अनधिक होगा। अब ई में कह रहा है कि उन व्यक्तियों पर कर लगा सकती है जो ऐसे बाजारों, हाटों अथवा मेलों में बिक्री के लिए सामान प्रदर्शित करे जो संबंधित ग्राम पंचायत के स्वामित्व या नियंत्रण में हो। अब इसमें पैसे का कोई बाउंडेशन नहीं कि कितना लगा सकते, लेकिन रीजनेबल होगा। इसके बाद एफ कह रहा है कि उन पशुओं की रजिस्ट्री पर शुल्क लगा सकती है जो ऐसे बाजार अथवा भूमि पर बेचे गए हों जो ग्राम पंचायत के स्वामित्व या नियंत्रण में हो। यानी कि कोई पशु मेला लगाया जाता है क्रय विक्रय के लिए, तो उसमें पशुओं के क्रय विक्रय पर कर लगाया जा सकता है। जी कह रहा है कि वधशालाओं, पड़ाव की भूमि के प्रयोग के लिए शुल्क लगा सकती है। एच कह रहा है जल शुल्क, जहाँ गाँव सीमा द्वारा घर के उपयोग के लिए जल संभारित किया जाता हो। आई में कह रहा है कि यदि सफाई ग्राम पंचायत द्वारा की जाती है तो निजी शौचालयों और नालियों को साफ करने के लिए कर लगा सकती है जो उन मकानों के जिनसे वे निजी शौचालय या नालियां संलग्न हो स्वामियों या अध्यासियों द्वारा देय होगा। जैसे कि अब आजकल के गांव में है कि 500 रुपया जमा करके आप सफाई का जो मशीन आता है उसे मंगा करके अपने सेफ्टी टैंक को साफ करवा सकते हैं। जे कह रहा है कि सड़कों की सफाई और उन पर रोशनी और स्वच्छता के लिए कर। के कह रहा है कि जहाँ ग्राम पंचायत द्वारा सिंचाई के परियोजना, छोटी सिंचाई परियोजनाएं जल संभरण हेतु बनाई गई या अनुरक्षित की गई हो कि सिंचाई दर पे कोई कर लगा सकता है। आई इसका कर है लास्ट में कि कोई ऐसा अन्य कर जिसे राज्य में आरोपित करने का अधिकार राज्य विधानमंडल के संविधान के अधीन उसको अनुच्छेद 277 के अधीन अनुज्ञात हो तथा जिसका आरोपण राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत हेतु प्राधिकृत किया जाए। अब इसके बाद आखिरी में करें कि राज्य सरकार द्वारा चाहे तो अन्य कर भी अधिरोपित करने के लिए नियम बना करके दिया जा सकता है कि ये ग्राम पंचायत अपने एरिया में कर अधिरोपित कर सकती है। अब उपधारा 2 इसका कर है कि धारा 37(1) के अधीन उपरोक्त कर, उपशुल्क तथा शुल्क उस रीति से और ऐसे समय पर जो विहित किए जाएं आरोपित, निर्धारित तथा वसूल किए जाएंगे। तो इस प्रकार धारा 37 का आंसर आप दे करके इस क्वेश्चन का आंसर पूर्ण कर सकते हैं। अब 11 ये है कि उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम की धारा 4(2) के अंतर्गत जारी की गई विज्ञप्ति का क्या प्रभाव होगा। इस विषय पर भी हमने बाकायदा वीडियो बनाया हुआ है। उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम से संबंधित जो मेरा यूट्यूब पे चैनल पे है, प्लेलिस्ट क्रिएट है, उस पर आप लोग जाकर देखिएगा। हमने बताया है कि जो 4(2) का जो उद्घोषणा हो जाता है तो उसमें धारा 5 में इसका प्रभाव बताया गया है और धारा 5 में प्रभाव है ही। धारा 4 में भी प्रभाव के बारे में बताया गया 4(1) में कि इसकी जब उद्घोषणा का ऐसा प्रस्ताव होगा तो क्या होगा, एक वो प्रभाव है। दूसरा 5 में भी प्रभाव की बात कही गई है और धारा 49 में भी एक प्रभाव देखने को मिलता है कि जब उद्घोषणा जारी हो जाता है तो सिविल सूट यानी कि सिविल न्यायालय को बार किया गया है। तो इस तरीके से आपको आंसर इसमें देना है। वीडियो मेरा देख लीजिएगा आप लोग, उसमें आपको पूर्ण रूपेण इसका आंसर मिल जाएगा। अब इसके बाद 11B है कि चकबंदी योजना हेतु कौन कौन सी शर्तों का पूर्ण करना अपेक्षित है। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर धारा 19 है उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम में कि प्रारंभिक योजना जो 19(क) में बनाई जाती है उसके तुरंत पहले जो 19 में उन शर्तों को पूरा किया जाता है। वो शर्तें कौन कौन से हैं धारा 19 में वर्णन किया है और इस विषय पर भी हमने वीडियो बहुत बृहद रूप से बनाया हुआ है। मेरे प्लेलिस्ट में जा करके आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ वर्णन करेंगे सिर्फ वीडियो लंबा होगा, कोई मतलब नहीं है। जब इसका आंसर आपको मिलना ही है, चाहे यहाँ हम व्याख्या करें चाहे वहाँ कर वहाँ बृहद रूप से व्याख्या किया हमने, तो उसको देखेंगे तो आपको लिखने में सहूलियत होगी। अब इसके बाद से इसका 12A है क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश शहरी योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के अंतर्गत महायोजना एवं क्षेत्रीय विकास योजना क्या है। उपयुक्त योजना में क्या क्या सम्मिलित होता है। उपयुक्त योजना की तैयारी करने की प्रक्रिया का वर्णन करें। योजना में संशोधित करने के लिए किस प्रक्रिया का पालन करना होता है। तब देखिए ये धारा 8 से लेकर के धारा 11 तक का 12 तक का जो है समाहित कर ले रहा है पूरा, यानी कि 8 का भी आपको वर्णन करना है, 9 का भी वर्णन करना है और ये जब योजना महायोजना और क्षेत्रीय योजना का वर्णन हो जाएगा तो 10, 11, 12 में जो प्रक्रियाएं दी गई हैं उस प्रक्रियाओं का वर्णन करना होगा कि किस तरीके से आप प्रक्रिया अपनाएंगे। तो ये भी बहुत कोई वो नहीं है
इस पे भी हमने वीडियो बनाया है, आप लोग वीडियो देखिएगा। जब उत्तर प्रदेश शहरी भवन एवं विकास योजना का जो चैप्टर है उसमें हमने इस का व्याख्या बहुत बृहद रूप से किया है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा वीडियो। इसका आंसर आपको मिल जाएगा। धारा 8 से लेकर के 12 तक का इसमें प्रयोग करना है इसके क्वेश्चन के आंसर में। अब आखिरी इसका क्वेश्चन है धारा 12B कि उत्तर प्रदेश शहरी योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के अंतर्गत विकास प्राधिकरण को अप्राधिकृत निर्माण रोकने हेतु बहुत ही विशद शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। कार्रवाई के अदुपाय का विस्तृत वर्णन दें जो विकास प्राधिकरण द्वारा लिया जा सकता है, उत्तर अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के संदर्भ में दें। तो इस विषय पर भी हमने वीडियो बनाया है जो कि धारा 25 से लेकर के और आपका जो है 28 तक में वर्णन किया गया है। 25 में जो सामान्य नियम है इनका, यानी कि वो किसी एरिया में प्रवेश कर सकते हैं विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति जांच कर सकता है कि वो माने धारा 14 के अकॉर्डिंग उसका कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या महायोजना के या विकास योजना के अकॉर्डिंग कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस बात की जांच करने के लिए वो प्रवेश कर सकता है। और उसका अगर जो कोई विरोध करता है तो धारा 26 में उसके लिए दंड की व्यवस्था की गई है। फिर पुनः आप देखेंगे धारा 26C में कि प्राधिकरण किसी ऐसी वस्तु को जो इस अधिनियम का उल्लंघन करके निर्मित किया गया है या जमा किया गया है को बिना नोटिस के हटा सकता है, उसका भी हमने वर्णन किया है। अतिक्रमण न रोकने हेतु जो शास्ति है खुद के जो अधिकारियों के ऊपर वो 26D में बताया गया है। और भवन गिराने का आदेश धारा 27 में दिया गया जो अपराधिकृत रूप से कोई भवन का निर्माण कर रहा है। 28 में विकास कार्य जो हो रहा है उसको रोकने की शक्ति है और 28A में सील्ड करने की शक्ति है। तो इस तरीके का वर्णन करके आप दो लाइन उसमें जो कंटेंट्स हैं दे सकते हैं। और हमने इसका बहुत अच्छे से व्याख्या किया हुआ है उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन अधिनियम, उत्तर प्रदेश शहरी योजना विकास अधिनियम के तहत इस टॉपिक पे, तो आप उसको वीडियो को जरूर देखिएगा। इसके साथ ये उत्तर प्रदेश का जो 2007 का जो क्वेश्चन पेपर था विधि प्रश्न पत्र 1, 2 और 3, इसका हमने बताया कि कैसे लिखा जाएगा। अब इसके बाद से सन 2009 का हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।